स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर के टॉप 10 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन के सेट 3 में आप सभी का स्वागत है। 2025 में एनटीपीसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, जो कि 10 रैंडम सवाल होगा, जो कि आपका आगामी परीक्षा ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेईई आरपीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर आप जुड़ के इसका फायदा हासिल करें। बाकी वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं कॉपी कलम के साथ पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल ये रहा, आप इसे पॉज करें, पॉज करके बनाने का प्रयास करें, और फिर नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसको आप गौर से देखें। सवाल कहता है कि यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होता है। देखिए, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर जो होता है, डिफरेंस, इसका एक सूत्र होता है, और सूत्र है आपका PR²/100 का स्क्वायर, जहां आपका D फॉर डिफरेंस है, P यहाँ मूलधन है। अब देखिए, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, वह है आपका 47,100 रुपया, और उसके बाद R आपका कितना है, 9, यानी 9 गुनी 9, 9 9 81 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी ये 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा। दशमलव के बाद जो आपका कट रहा है वो आपका यहाँ 00, यहाँ 00 आपका कट जा रहा है। अब फिर देखिए यहाँ क्या है, 9 से गुना होगा 2 बार, तो एक बार चलिए 9 से गुना करते हैं। अगर 9 9 81 करते हैं तो गुना करना लफड़ा है। देखिए 9 1 9 हुआ, उसके बाद 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 चौके 36 और 6 कितना हो गया, 42, और फिर 1 9 बचा, इससे गुना करेंगे, नीचे आप 100 रहने देंगे। फिर आप गुना कीजिए, 9 9 81, और फिर 9 तिया 27 और 8 कितना हो गया, 35, 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया, 21, और 9 चौके 36 और 2 38, पॉइंट बैठाइएगा तो इतना आपका हो जाएगा। तो देखिए 381.51 आपका जवाब है। यहाँ आप देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 में 381.51 आपका जवाब यहाँ आ चुका है। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं पूरा मैथमेटिकल। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास 100 है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आधार का व्यास जो है वो D बराबर कितना दिया हुआ है, तो 100 है। इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πRL, और ये कितना दिया हुआ है आपका 6500 पाई दिया हुआ है। तो चलिए पाई पाई तो कट गया। अब उसके बाद R का मान आपका कितना है, तो R का मान आपका 50 है, तो 50 गुनी L बराबर कितना हो गया आपका 6500। यहाँ 0 0 आपका कट गया, 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, यानी L बराबर कितना है, तो 130 है, और ये L होता है आपका क्या, तिर्यक ऊंचाई। अब फिर देखिए यहाँ शंकु के केस में क्या है, शंकु के केस में कुछ इस प्रकार से आपका होता है। यहाँ पर हम लोग फोटो एक बनाते हैं शंकु का। जब इस प्रकार से आपका होगा शंकु के केस में, तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, जहाँ ये L है, ये H है और ये R है। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो L आपका कितना है, तो L आपका 130 है, और उसके बाद R आपका कितना है, तो R आपका 50 है। पाइथागोरस का त्रिक आपको याद हो तो एक 5 होता है, एक 13, तो ये पक्का 12 होता है। या फिर आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर का रूट भी करिएगा तो आपका 120 ही आपका आएगा। 5 12 13 एकदम सीधा हिसाब आपका इसका है। तो अगर पाइथागोरस का त्रिक आपको पता है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसे निकाल सकते हैं। जवाब आपका क्या हो जाएगा, जवाब आपका 120 हो जाएगा। सभी सवाल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5 जून के हैं। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा आपको शॉर्टकट लगा होगा, लेकिन आपको ये तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्तियों के समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं, तो जो पुरुष हैं वो कितने हैं, तो वो 20 हैं, और उसके बाद महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, तो 50 हैं। और फिर बच्चे को अगर बात करें तो 5 2 7 70, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। उनका औसत वजन 45, 60 और 20 है, यानी सबका अलग अलग औसत वजन है। तो जैसे पुरुष का टोटल वजन हम लोग निकालते हैं तो पुरुषों की संख्या 20 है और उनका वजन कितना है, तो उनका वजन है 45, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, यानी 900। अब महिलाओं का टोटल वजन निकालते हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 50, उनका वजन कितना है, 60, तो 6 पचे कितना, 30, यानी 3000। और उसके बाद बच्चों का बात करते हैं तो बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं 30, इनका वजन कितना है, 20, 3 दूनी कितना, 600। सबको अगर जोड़ेंगे तो टोटल वजन आपका आएगा
3000 और 900 और 600, यानी टोटल कितना आ गया 4500। अब हम लोग औसत जब निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका टोटल और नीचे आपका संख्या सब मिला के कितना है 100। यहाँ काटिएगा तो आपका जवाब क्या आ रहा है, जवाब आपका आ रहा है 45 और यही आपका औसत वजन कितना हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में है। सवाल कह रहा है कि कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है और साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। यानी कुछ साड़ी है और कुछ सूट है। तो मान के चलिए एक साड़ी है और वाई सूट है, तो दोनों की संख्या मिला के कितना है, तो 4 है। अब फिर देखिए प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है, यानी 1500x, और सूट की कीमत 1000 है, यानी 1000 वाई, और टोटल पैसा कितना आपका लग रहा है, तो 10,000 आपका लग रहा है। तो ये दो समीकरण आपका हुआ। ये दो समीकरण आप हल करेंगे बड़ी आसानी से आपका हो सकता है। चलिए इसको पहले काटते हैं। 00 00, यहाँ भी 00 आपका कट गया। अब उसके बाद 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो देखिए आपका क्या है 3x + 2y = 20। और एक समीकरण क्या है x + y = 4। तो इसको भी आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x + 3y = 3 चौके 12। अब यहाँ पर घटा के देखिए, तो घटाइएगा तो निशान आपका बदलेगा, तो यहाँ 3 3 कट गया, तो यहाँ -y बराबर, यहाँ पर एक छोटा सा गलती हुआ है, इसे पहले हम लोग सुधार लेते हैं। 1 मिनट। जो गलती हुआ है वो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये जो पहला समीकरण आपको दिख रहा है इसमें दोनों का जोड़ के 8 है, वही गलती हम लोग को दिख रहा है। अब देखिए फिर दोनों समीकरणों को करेंगे हल। तो यहाँ आपका हो गया 3x प्लस हो गया आपका क्या 2y बराबर हो गया 20। अब ये जो पहला वाला समीकरण है इसको आप 2 से या 3 से किसी से गुना कर दे, आपका कटने से मतलब है 3 से गुना करते हैं, तो 3x हो गया और उसके बाद 3y हो गया और 3 8 कितना हो गया 24। अब फिर देखिए निशान बदलिएगा तो घटेगा, यहाँ ये आपका कटा 2 में 3 आपका -y और 20 में 24 -4, यानी y बराबर क्या निकल गया 4। तो y बराबर जब 4 है तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, तो x बराबर भी 4। इसका मतलब 4 साड़ी और 4 सूट आपका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपका 4 साड़ी और 4 सूट आपका सही जवाब है। कोई भी तरीका से आप दोनों समीकरण को बस हल करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 साल में किस दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी मतलब उतना ही ब्याज हो जाएगा जितना इसका मूलधन है। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100 और दिए गए कंडीशन के अनुसार ब्याज जो है वो P ही होना चाहिए। अब देखिए P तो आपका कट चुका है, R का मान क्या है वही आपको निकालना है। तो R का मान निकालना है तो R का मान निकालिएगा तो 100/T हो जाएगा। तो यहाँ कितना दिन का बात किया है, तो बात किया है 12 साल का, तो यहाँ पर रख दीजिए 12। तो देखिए 12 से आप भाग दे दीजिए बस, तो 12 8 कितना होता है 96। देखिए 8 वाला ऑप्शन केवल एक है, तो आपको आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब है। बाकी आप आगे भी कैलकुलेट कीजिएगा तो जवाब तो वही मिलेगा। अगला सवाल है मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यानी बचाता कितना है, तो 40 खर्च करता है तो 60% बचाता है और 18,000 बचाता है। इसका मतलब 60% बराबर कितना हो गया, तो 18,000 हो गया। तो उसका आय कितना है, तो 100% कमाता है, तो यही आपको निकालना है। 6 तिया कितना 18, तो यहाँ तिरछा गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 30,000 हो जाएगा और वही आपका जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं और 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य, 25 का माध्य कितना है 110। 10 ठो संख्या में प्रत्येक में 12.5 बढ़ाया जाए, फिर अन्य 10 में 15 बढ़ाया जाए और बाकी 5 में कोई बदलाव नहीं किया जाए, तो नया माध्य निकालना है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा तो लंबा जरूर है। अब हम लोग इसका बात करते हैं कि यहाँ 25 संख्या है, एकदम थोड़ा आराम से। यहाँ संख्या कितनी है, तो संख्या आपका है 25 ठो। अब ऐसा करते हैं कि सबका माध्य कितना है, तो 110 है। 110 सब 110 10 है, तो 10 संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं कितना, तो 10 ठो संख्या को 12.5 बढ़ाते हैं 10 ठो का, और अन्य 10 जो है उसमें कुछ और बदलाव करते हैं, यानी सबका अलग अलग कहानी। अन्य 10 में 15 बढ़ाते हैं और उसके बाद शेष 5 में कोई बदलाव नहीं करते। प्रत्येक में बढ़ाने का मतलब है औसत में बढ़ाना। तो जो 10 ठो संख्या है उसका औसत पहले कितना था, तो पहले था 110। अब औसत कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ देंगे 12.5, ये होगा औसत। अब फिर देखिए अगला कंडीशन, 1 मिनट। जो फिर दूसरा 10 है उसका औसत भी था 110, लेकिन अब इसका 110 के बजाय औसत कितना हो जाएगा 110 + 15।
और फिर बाकी जो आपका संख्या कितना बच गया, तो बाकी आपका जो संख्या बच गया वो कितना है, तो वो आपका 5 संख्या है। तो 5 संख्या जो बाकी जो है उसका औसत हम लोग का कितना रहेगा, तो वो 110 ही रहेगा। अब यही इन तीनों को जोड़ना है, यही इन तीनों को जोड़ के हम लोग को हल करना है। तो पहला वाला को आप हल कीजिएगा तो देखिए ये हुआ आपका 10 गुनी 110 और 12.5 आपका क्या हो जाएगा, तो 122.5 हो जाएगा। इसको आप कीजिएगा गुना तो क्या आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। दूसरे वाले को 10 गुनी 110 और 15 125, इसको गुना कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा। तीसरा वाला 11 पचे 55 यानी 550 आ जाएगा। तीसरा वाला आपका क्या आ जाएगा, 550। इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा। तो चलिए जोड़ के हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो जोड़ के हम लोग ऊपर लिखेंगे तो 1225 और 1250 और 50, तो 12 और 5 17 और 1 18, 12 कितना हो गया, 36 25 आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ 36 नहीं बल्कि 30 25, 30 25 आपका यहाँ टोटल हो जाएगा। अब देखिए 30 25 नया है और संख्या कितना है, तो 25 गो है। इसको आप भाग कितना से दीजिएगा, 25 से, यही आपका जवाब देगा, एकदम सीधा। इसको आप भाग दे दीजिए, 25 एका कितना हो गया, 25, 5 बचा 52, 25 दूनी 50, 25 एका 25, तो आपका जवाब कितना आया, 121। एक बार स्क्रीन में और आप देख लीजिए, पीछे पाउज करके या फिर पीछे करके, जैसे भी करके, लेकिन आपका इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अगला सवाल है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है। और दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो देखिए ये सवाल थोड़ा बारीक है, इसको आपको दोनों तरफ से आपको हैंडल करना पड़ेगा सही से। 1 मिनट थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पहला पेन जो है वो कितना में खरीदा, 630। इसका मतलब इसका जो CP1 है यानी कॉस्ट प्राइस 1 वो आपका कितना है, तो वो आपका 630 है। अब इसको बेचेगा कितना में, इसको SP1 मानते हैं क्योंकि 2 बार हुआ है खरीद बिक्री। तो 623, अब इसको जो बेचा है 70% लाभ में, तो इसका आप निकाल लीजिए 170%, ये आपको तो निकालना पड़ेगा। अब फिर देखिए 0 कटा 0 कटा, ये कटा ये कटा, यानी इसको आपको गुना करना पड़ेगा। तो 17 तिया आपका हो गया 51, हाथ में 5, 17 छक 102 और 5 107 यानी 1071 रुपया। अब देखिए इसमें जो इसको मिला है छूट वो कितना मिला है, तो 1071 का 9% छूट मोल भाव करने के बाद, यानी इसका बेचा है कितना, तो 91% में। इसका मतलब ये ऊपर वाले दोनों को गुना करके दशमलव का पॉइंट आपको खिसकाना पड़ेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको 91 और 1071 को गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 974.61। तो देखिए ये तो आपका आया, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ तो था 630 का ही, तो 630 यहाँ घटाइएगा। तो घटाने के बाद आपका कितना आ रहा है, तो 61 और उसके बाद यहाँ यानी 6, यहाँ 6 में 0 0 घटाया वही। अब 4 में 0 आपका 4 बचा, 7 में 3 आपका 4 और यहाँ 9 में 6 3 यानी 344.61 आया। तो एक तरफ आपका ये रहा। दूसरा कंडीशन फिर इसी जैसा आपका करना पड़ेगा, किसके लिए, 722 के लिए। तो CP2 जो है वो कितना है, वह है आपका 722। इसको आदमी कितना में बेच रहा है, कैसे लाभ कमा रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें इसको बेच के आदमी कितना में कर रहा है, SP2, तो वो आपका 722 का वो दूसरा पेन 71% लाभ में बेच रहा है। तो इसका चलिए लाभ ही निकालते हैं। SP2 SP में तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लाभ निकालते हैं। तो लाभ आपका इसका कितना है, तो 71% इसका लाभ है। तो फिर आपको इन दोनों को गुना करके और 100 से डिवाइड यानी पॉइंट खिसकाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये हो गया आपका लाभ इसका 512.62। अब देखिए 2 जगह हमारा लाभ दिख रहा है, 2 जगह, एक हमारा 344 और एक 512। तो इसमें आप 344 आप जोड़ दीजिए 344.61। तो 2 1 3 6 6 12 पॉइंट में आपका 2 3 आपका आ गया। देखिए आपका एक ही ऑप्शन में आपका 2 3 आपको मिल रहा होगा। 8वां का वो आपका ऑप्शन नंबर D में जोड़िएगा, आपका बिल्कुल ही यही आएगा। तो देखिए सवाल ये पचड़ा वाला इसमें है, इसमें मेन पचड़ा है, ये दोनों को जो गुना करना है वो आपका मेन पचड़ा है और वही टाइम टेकिंग है। तो इसी में आपको जल्दबाजी यहाँ करना पड़ेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कह रहा है कि राजेश के पास 156 लीटर तेल और 256 लीटर तेल B है, तेल A और तेल B है। एक समान कंटेनरों को
2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में 1 प्रकार का तेल है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का अधिकतम आयतन निकालना है जो पूरी तरह से भरा जा सके। देखिए अधिकतम जब आपका कहता है आपको कुछ नहीं एचसीएफ निकलता है, तो 156 और 256 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए बस, और कुछ भी नहीं, जैसे भी करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका 156 जो है इसको हम लोग काटते हैं 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 से कीजिएगा तो 39 आएगा। उसके बाद 3 से कीजिएगा 13 या 39। ऐसा ही हम लोग 256 को हम लोग करते हैं। तो 256 को 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका 128, और उसके बाद फिर 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ आगे तो आप करिएगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुनी 3 गुनी 13, और 256 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुनी यहाँ पर 64 को 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी जितना भी लिखेंगे, लेकिन मिलेगा यहाँ का ठो 4, 2 ही ठो, और जो यहाँ मिल रहा है वही आपका एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ आप 64 को और भी आगे तोड़िए, आपका टाइम वेस्ट होगा, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकालते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ए बी और सी डी समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी क्रमशः ई और एफ पर काटती है। पी ई बी 56 है। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है कि बी ई सी बराबर 32, जी एफ ई बराबर 47। तो ई जी एफ का माप ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल भी बहुत बारीक है, इसको भी हम लोग एकदम बढ़िया से गौर से देखेंगे। देखिए यहाँ क्या कहता है, ए बी और सी डी समांतर है। तो सबसे पहले 2 रेखाएं हम लोग खींचते हैं, एक रहेगा ए बी और एक क्या रहेगा, एक रहेगा सी डी। तो इसका नाम भी हम लोग रख लेते हैं ए बी और यहाँ सी और डी। और पी क्यू जो है रेखा तिर्यक रेखा रहेगा, तो चलिए वो भी हम लोग बना लेते हैं। एक आपका है पी और एक आपका क्यू। कहाँ कहाँ काटता है, एक काटता है ई में और एक काटता है कहाँ, एफ में, 2 जगह काटता है। अब देखिए यहाँ इस प्रकार है कि पी ई बी, यहाँ पी ई बी 56 है। पी ई बी यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पी ई बी। तो पी ई आपका कितना डिग्री है, तो ये आपका 56 डिग्री है। अब उसके बाद जी जो है ए बी और सी डी के बीच कोई स्थित बिंदु है, तो चलिए ये बिंदु जी है। इस प्रकार है कि बी ई जी, देखिए यहाँ बी ई जी इस प्रकार से आपका बन रहा है, तो ये भी आपका इस प्रकार से आपका मिलेगा। तो यहाँ पर बी ई जी जो है वो कितना है, तो वो आपका 47 डिग्री है। और उसके बाद एक मिनट बी ई जी यहाँ 32 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ है बी ई जी कितना है, तो 32 डिग्री है। और जी एफ और ई ये वाला जो कोण है ये आपका कितना है, तो ये 47 डिग्री है। अब देखिए ई जी एफ आपको निकालना है, ई जी एफ यानी आपको निकालना है ये वाला एंगल। आपको कौन सा निकालना है, तो ये एंगल निकालना है। अब फिर ध्यान दीजिए कैसे होगा। यहाँ पर जब आप गौर कीजिएगा, देखिए ये आपका एक लाइनिंग बन रहा है। यहाँ पर ये जो है सीधा सीधी पी क्यू रेखा, ये आपका लाइनिंग है। लाइनिंग में 180 कोण बनता है, तो 56 और 32 बन चुका है, तो कितना बनेगा, तो 180 जो है उसमें हम लोग 56 और 32 दोनों को घटाएंगे। 180 माइनस 56 माइनस 32, इसको हम लोग घटाएंगे। तो देखिए 180 तो आपका हो गया, 6 2 8 5 3 8, तो 180 में 88 घटाइएगा तो 92 बचेगा। इसका मतलब ये तीसरा वाला कोण क्या है, 92। अब देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो एक है 92, एक है 47, तो तीसरा क्या होगा, तो 180 में 47 भी घटेगा और 92 भी घटेगा। 92 घटेगा तो 88 बचेगा और फिर 47 भी घटेगा। तो 8 में 7 आपका एच, 1 और 8 में 4 4। इसका मतलब 41 डिग्री हमारा सही जवाब है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 41 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब तो इस प्रकार से हमारा ये 10वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग जरूर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा कोई सवाल आपको पेचीदा लगे, इसको आपको तो और बढ़िया से देखना चाहिए, क्योंकि पेचीदा सवाल ही आपको ज़्यादा करके जाना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।